नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी बालक और अनोखी भविष्यवाणी पार्ट 2। इधर प्रधानमंत्री का रथ अपने भवन से बाहर पहुंचा। बेटी वेणु तो झरोके में सही सलामत खड़ी है। जैसे ही उनका रथ झरोके के नीचे पहुंचा, आह, अरे, ओह, वेणु, वेणु, धड़ाम! प्रधानमंत्री ने घबराकर वेणु से पूछा, बेटी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं पिताजी। बेटी, तुम इस प्रकार झरोके से रथ में क्यों आ पड़ी? पता नहीं पिताजी, एकाएक मुझे न जाने कैसा चक्कर सा आया और मैं चकराकर झरोके से नीचे आपके रथ में आ गिरी। पिताजी, झरोके के नीचे यदि आपका रथ न होता तो आज आपकी बेटी मर गई होती। बेटी, ऐसा न कहो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। पिताजी, एक बात तो बताइए, अभी कुछ देर पहले ही आप रथ में बैठकर दरबार की ओर रवाना हुए थे, फिर इतनी शीघ्र घर वापस कैसे लौट आए? कुछ नहीं, बस यूं ही मुझे एक आवश्यक कार्य याद आ गया था, जिसे पूरा करने के लिए मैं बीच में से ही लौट आया। वेणु को भवन में छोड़ने के पश्चात प्रधानमंत्री रथ में बैठकर पुनः दरबार की ओर चल दिया। फूल कुमार की भविष्यवाणी तो अक्षरश सत्य निकली। वह बालक जरूर कोई अवतार है। जब उसका रथ फूल कुमार के घर के बाहर से गुजरा, सारथी, जरा रथ को यहीं पर रोक दो। जो आज्ञा। रथ से उतरकर प्रधानमंत्री फूल कुमार के घर के अंदर घुसा। प्रधानमंत्री को अपने भवन में प्रवेश करते देख हरिभजन चौंका। प्रधानमंत्री जी, आप? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो तुम्हारे बेटे फूल कुमार से मिलने आए हैं। आप बैठिए, मैं अभी उसे बुलवा लेता हूँ। कुछ देर बाद ही फूल कुमार प्रधानमंत्री के सामने था। बेटा, तुमने मेरी बेटी के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह बिल्कुल सच निकली। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लो, मेरी ओर से पुरस्कार में यह माला लो। प्रधानमंत्री जी, आपको मैंने जो कुछ भी बताया किसी पुरस्कार के लालच में नहीं बताया था। मैं अपने द्वारा की हुई भविष्यवाणी का मूल्य कदापि नहीं लूंगा। फूल कुमार की बातें सुनकर प्रधानमंत्री हरिभजन से बोला, हरिभजन, तुम्हारा बेटा बहुत ही बुद्धिमान व स्वाभिमानी है। बड़ा होकर एक दिन यह जरूर तुम्हारा नाम रोशन करेगा। प्रधानमंत्री ने फूल कुमार को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। जब प्रधानमंत्री दरबार में पहुंचा, यह क्या प्रधानमंत्री जी, आज तो आप बहुत देर करके दरबार में आए हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। महाराज, आज कुछ ऐसी विलक्षण बातें हो गई जिसके कारण ही मुझे दरबार में आने में देरी हो गई। ऐसी क्या विलक्षण बात हो गई प्रधानमंत्री जी आपके साथ? जरा हम भी तो जाने। महाराज, मैं प्रतिदिन की भांति आज भी घर से सही समय पर दरबार की ओर चला था, कहकर प्रधानमंत्री ने फूल कुमार द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में विस्तार पूर्वक राजा उत्तरसेन को बताया। सारी बात बताने के पश्चात, महाराज, फूल कुमार की भविष्यवाणी के कारण आज मेरी बेटी की जान बच सकी है। इसी प्रकरण में इधर उधर दौड़ लगाने के कारण ही मुझे दरबार में आने में देरी हो गई। ओह, तो यह बात है, कहकर उत्तरसेन कुछ सोचने लगा। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, यदि हमारे राज्य में ऐसा विलक्षण बालक है तो हम उससे मिलना चाहेंगे। ठीक है महाराज, कल मैं दरबार आते समय फूल कुमार को दरबार में लेता आऊंगा। इधर हरिभजन खुशी में झूमता हुआ रमिया के पास पहुंचा। अरे रमिया, कुछ सुना तुमने? क्या स्वामी? आज फूल कुमार ने प्रधानमंत्री की बेटी के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह बिल्कुल सच निकली। क्या? हाँ रमिया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी अभी कुछ देर पहले फूल कुमार को शाबाशी देकर गए हैं। स्वामी, फूल कुमार जो भी भविष्यवाणी करता है वह सच हो जाती है। यह क्या रहस्य है? रमिया, यह सब हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव है, जो हमारे घर में फूल कुमार जैसे विलक्षण बुद्धि के बालक ने जन्म लिया। आप शायद ठीक कह रहे हैं स्वामी। तभी फूल कुमार ने वहां प्रवेश किया। माँ, पिताजी, आप दोनों मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच रहे, बल्कि तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी रमिया ने फूल कुमार से कहा, बेटा, जब तुम दूसरों के बारे में भविष्यवाणियां करते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि पूर्व जन्म में मैं और तुम्हारे पिता कौन थे और तुमने हमारे यहाँ क्यों जन्म लिया। माँ, तुम्हें यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। अब जब तुमने यह प्रश्न पूछ ही लिया है
तो मैं तुम्हें इसके बारे में अवश्य बताऊंगा। सुनो माँ, पूर्व जन्म में आप और पिताजी बहुत ही निर्धन थे। मैं एक ऋषि था। एक दिन मैं भ्रमण करता हुआ तुम्हारे और पिताजी के पास आ पहुंचा। तुम्हारी झोपड़ी में जो भी रूखा सूखा था, तुमने वही मुझे खिलाकर मेरा स्वागत सत्कार किया। उस रात तुम दोनों भूखे ही सो गए थे, क्योंकि तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे जो खिला दिया था। तब तुम्हारे स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मैं तुम दोनों का बेटा बनूंगा और तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। सो इस जन्म में मैं आपका बेटा बनकर उत्पन्न हुआ। बेटा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है जो तुम हमारे यहाँ उत्पन्न हुए। अब तुम यह बताओ कि तुम में यह विलक्षणता कैसे आ गई कि तुम जो भी भविष्यवाणी करते हो वह अक्षरश सत्य निकलती है। पिताजी, पूर्व जन्म में मैंने बहुत जप तप किया था। उसी जप तप के प्रभाव से मैं इस जन्म में होने वाली सभी घटनाएं दुर्घटनाएं घटने से पूर्व ही जान लेता हूँ। ओह, तो यह बात है। दूसरे दिन जब हरिभजन अपनी फसल देखने के लिए अपने खेतों पर जा रहा था। पिताजी, आज आप खेतों पर न जाकर मेरे साथ दरबार में चलिए। क्यों बेटा? पिताजी, राजा उत्तरसेन इस समय दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आधे घंटे पश्चात यदि वे अपने सिंहासन पर से नहीं उठे तो उन पर संकट आ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ओह, इसलिए मैं आपको अपने साथ दरबार में चलने के लिए कह रहा हूँ। मैं आधा घंटे से पहले ही दरबार में जाकर महाराज को आने वाली विपत्ति से सचेत कर देना चाहता हूँ। यदि ऐसी बात है बेटा, तो मैं खेतों पर न जाकर तुम्हारे साथ दरबार चलूंगा। अतः हरिभजन फूल कुमार के साथ उसी समय दरबार की ओर चल दिया। उनके दरबार में जाने के पश्चात प्रधानमंत्री केसर सिंह उनके घर पर पहुंचा। उसने रमिया से पूछा, तुम्हारा बेटा फूल कुमार कहाँ है? मैं उसे अपने साथ दरबार में ले जाना चाहता हूँ। महाराज ने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की है। लेकिन फूल कुमार तो अपने पिता के साथ अभी अभी दरबार की ओर गया है। ओह, तो फूल कुमार स्वयं महाराज से मिलने गया है। तब प्रधानमंत्री भी रथ में बैठकर दरबार की ओर चल पड़ा। इधर हरिभजन और फूल कुमार दरबार में पहुंचे। आधा घंटा पूरा होने में केवल कुछ पल ही बाकी हैं। यदि इस समय शीघ्रता से मैंने कुछ न किया तो महाराज की जान जा सकती है। अतः फूल कुमार ने अपने पिता से अपना हाथ छुड़ाया और सिंहासन की ओर दौड़ पड़ा। ओह बेटा, कौन है ये? दौड़ता हुआ फूल कुमार सिंहासन के पास पहुंचा और लपक कर उत्तरसेन के वस्त्र पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। अरे, यह क्या कर रहे हो मूर्ख बालक? न जाने इस वक्त फूल कुमार में कहां से इतना बल आ गया कि उसने उत्तरसेन के वस्त्र और जोर से खींचे। परिणाम स्वरूप अरे, वह क्रोध में फूल कुमार पर चिल्लाया, उद्दंड बालक, मैं तुम्हें तुम्हारी इस धृष्टता की सजा अवश्य दूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं बाकी के शब्द अभी उत्तरसेन के मुंह में ही थे। तभी छनाक! यह देखकर उत्तरसेन स्तब्ध रह गया। यदि इस समय मैं सिंहासन पर बैठा हुआ होता तो फानुस मेरे सिर के ऊपर ही आकर गिरता। तब मेरा बचना मुश्किल था। यदि यह बालक, जिसे मैं मूर्ख और उद्दंड कह रहा था, आकर मेरे वस्त्र खींचकर मुझे सिंहासन से न उठाता तो गजब हो जाता। अब उत्तरसेन ने फूल कुमार से पूछा, बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन हो? इससे पहले कि फूल कुमार उत्तरसेन के प्रश्न का जवाब देता, प्रधानमंत्री केसर सिंह ने दरबार में प्रवेश किया। महाराज, इस बालक का परिचय आपको मैं देता हूँ। यह बालक वही फूल कुमार है जिसकी भविष्यवाणी ने कल मेरी बेटी वेणु की जान बचाई थी। ओह, तो यही वह फूल कुमार है। प्रधानमंत्री जी, आज दरबार में आकर फूल कुमार ने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम फूल कुमार के ऋणी हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आप राजकीय खजाने से फूल कुमार को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दीजिए। जो हुक्म महाराज। प्रधानमंत्री जैसे ही दरबार से जाने को उद्यत हुआ। रुकिए प्रधानमंत्री जी। फूल कुमार की आवाज़ सुनकर प्रधानमंत्री रुक गया। तब फूल कुमार ने राजा उत्तरसेन से कहा, महाराज, यह सही है कि आप पर आने वाले संकट की मुझे पूर्व ही सूचना मिल गई थी। तभी मैं दौड़ा दौड़ा दरबार में आपके प्राण बचाने आया था। आप इस देश के राजा हैं, इसलिए आपकी जान बचाना मेरा फर्ज था। मैं उस फर्ज की कीमत नहीं लूँगा। क्या मतलब? मतलब यह महाराज, मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। मैं इस दरबार में किसी प्रकार के लालच से नहीं आया था। ओह,
फूल कुमार, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तुम स्वर्ण मुद्राएं नहीं लोगे, पर बदले में हम तुम्हें जो पद देने वाले हैं उसे तो स्वीकार कर लोगे ना? कैसा पद महाराज? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।